फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करें। तहलका अंगेज खबर, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची को सिंध से अलहदा करने का मुतालबा कर दिया। हलचल मच गई और उस पर मुबारकबाद का पैगाम किसने दिया है ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करें। किसी का बाप भी अलग नहीं कर सकता, 100 नस्लें चाहिए, ये मुतालबा कौम परस्तों को किसने कहा है? अपोजिशन का काम यह है कि अपोजिशन हमें अकाउंटेबल रखे। अपोजिशन कसीदा गोई की इंतहा हो गई। इज्जत माप जनाब, क्या मुबारकबाद दी है, ये खबर तो आपको बताना जरूरी बनता है। और मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई। इजराइल की जहरियत किस तरीके से गला घोंट रही है, यह खबर जरूर देखिएगा। और जो दावे किए जा रहे थे उसमें एक ड्राइवर अरबपति कैसे बन गया, किसकी अंडर में यह काम हुआ है, यह भी तो जानिए। कौन व्हीलचेयर पर बैठकर आया, किसने करारदाद को फाड़ कर रख दिया, ये बात अहम है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं तहलका अंगेज खबर। दुनिया भर की निगाहें इस बात में थी कि 27वीं तरमीम मंजूर हो रही है। पहले कहा गया कि चंद तरामीम में, फिर 49 तरामीम तक आई और बात अब 59 तरामीम तक आ गई। लेकिन इस सारी चीजों में एक बड़ी ही तहलका अंगेज खबर हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर क्या एमक्यूएम ने मुतालबा कर दिया है कि सिंध में से कराची को अलग किया जाए। यह मुतालबा कहां पर किया है, किसने किया है, कैसे किया है, एक अहम खबर बताने वाला हूं और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर यह बात हुई है। ये एक अहम बात है। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आज देने वाला हूं मैं आपको तहलका अंगेज खबरें। आज के प्रोग्राम में बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। आइए सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। कराची का एक वजीर है, यानी कि सिंध के एक वजीर है, यानी कि कराची से नामजद एक वफाकी वजीर है जिनका ताल्लुक वैसे एमक्यूएम पाकिस्तान से बताया जाता है, यानी मुस्तफा कमाल। एक बड़ी खबर देने वाला हूं, अहम ज़हन में रखिएगा। मुस्तफा कमाल साहब मशहूर हैं कि इस वक्त वो सेहत के वजीर हैं। एक बहुत ही अहम चीज है, यानी कि जिसे कहा जाता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यानी कि जो कि यहाँ पर तलबा और तालिबात को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का इंतजाम करता है। मैं मुख्तसरन आपको इसका तारुफ बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों जब पीएमडीसी का यहां पर टेस्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुबारक बातें बांटी थी कि जनाब इस हवाले से मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। पीएमडीसी एक बाकायदा एक अलग से एक अथॉरिटी है और इस पर मुख्तलिफ वक्त में अगर कभी भी वजारत सेहत की तरफ से असर रसूख बताने की कोशिश की गई तो उस पर काफी मामला हुए। लेकिन ये खबर मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए हिलिएगा नहीं, जुलिएगा नहीं और खबर पे गौर कीजिएगा। इस इदारे का एक ड्राइवर है और उस ड्राइवर के अकाउंट में 5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मेरे भाइयों दोस्तों, सीट बेल्ट बांध के रखिए। मैं बता रहा हूं, वजारत सेहत पीएमडीसी का इदारा जो एक अलग अथॉरिटी है जिसके बारे में अभी जो मेडिकल का टेस्ट करवाता है, उसके इस्लामाबाद के अंदर मुकीम एक उसके ड्राइवर के पास से बैंक में से 5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। सोचिए कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई है और कैसे हुई है। इतलात ये आ रही हैं कि सबसे पहले इस हवाले से यह हुआ कि आपको मैं कुछ गेम बताना चाहता हूं, उस गेम को समझिए। हमारे यहां पर ये रोते रहे, हम लोग रोते रहे कि पीएमडीसी जो टेस्ट करवाता है उसमें कराची के लोगों को माइनस करवा देता है और हमेशा से यहां पर बदउनवानी होती है, करप्शन होती है। अब उसकी एक बहुत बड़ी फाइल खुल गई है और वो फाइल कुछ इस तरीके से खुली है कि करीबन
ये जो यहाँ पर टेस्ट होते हैं उसमें जहां पर मुख्तलिफ सूबों का कोटा होता है, वहां हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बाहर यानी फॉरेनर्स का भी एक खास कोटा होता है, यानी कि फॉरेनर्स का भी एक कोटा होता है जो बाहर मुल्क से यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसके नाम पर यहां पर पाकिस्तानियों के ही पैसे लेकर एडमिशन करवाए जा रहे थे या करवाए जा रहे हैं। और उसमें हुआ ये कि एक एक दाखिले के लिए एक पेरेंट से यानी वालिदैन से 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए वहां पर रकम वसूल की जा रही थी, और ये रकम तमाम की तमाम एक जो ड्राइवर है पीएमडीसी का उसके अकाउंट में मुंतकिल हो रही थी। ये एक अहम राज मैं आपको बता रहा हूं और एक अहम चीज बता रहा हूं। तो आप सोचिए कि यहां पर शफाफियत का मामला कहां पर किस तरीके से आ रहा है। जो लोग ये सारा क्रेडिट ले रहे थे उनके लिए जो इस टेस्ट के बिल्कुल पुरअमन और बिल्कुल सुकून से ईमानदारी से होने का जो दावा कर रहे थे उसको तमाम का तमाम चाक कर लिया है यहां पर एफआईए ने। एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि ये सिलसिला कई सालों से जारी है और ये हर साल ऐसा होता है कि करोड़ों अरबों रुपए के फंड लेकर इस तरह के दाखिले करवाए जाते हैं। और सिर्फ जिस तरीके से यहां पर फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे आते थे, यहां पर दीगर लोगों के अकाउंट में पैसे आते थे, इसी तरीके से यहां पर उस ड्राइवर के अकाउंट में पैसे आ रहे थे। वाज़ेह रहे कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये पीएमडीसी का मसला है, ये सेनेट का मसला है, ये कौमी असेंबली का मसला है, ये वफाकी वजीर सेहत जानते हैं ना आप कौन है, उनका मसला है। और अब इस हवाले से कई सवालात उठे कि ये तमाम इदारे इस सारे मामलात को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये एक मैं आपको तहलका अंगेज खबर दी है मैंने। उसके बाद आइए दूसरी बड़ी खबर पर और दूसरे अहम नुक्ते पर जो मैं आपको देने वाला हूं, तो इसलिए जरा सा तैयार रहिए। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त आपने सुनी और फिर ये बात कही जाती थी कि जमहूरियत की अलमबरदार पीपल्स पार्टी बड़ा काम कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ था, मगर वोट दिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ थे। लेकिन आज जब वहां पर असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा तनकीद उन्हीं पर की गई, क्योंकि जो इख्तियारात उन्होंने दिए हैं सब लोगों को और खासकर कुछ लोगों को, तो उस पर कड़ी तनकीद होती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बगैर किसी शर्मिंदगी के वहां पर आए और उन्होंने एक धुआंधार तकरीर करते हुए सारा मलबा उन लोगों पर गिरा दिया जिसका दूर दूर तक लेने का कोई हासिल ही नहीं था। यहां पर 27वीं तरमीम के हवाले से कल गुज़िश्ता रोज जो प्रेस क्लब के बाहर, हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कौम परस्तों का मुजाहिरा हुआ था, उस पर न सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया था बल्कि कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रात गए उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी आज वजारत दाखिला ने सिंध की कही है कि जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था वो सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो फेक था, यानी कि जाली था। मगर हमारे पास खबर कुछ और बताने वाला हूं, इसलिए जरा सा इस बात को अहम रखिए। इस वक्त 27वीं तरमीम में एनक्यूएम की जानिब से यह मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि यहां पर 140A को रखा जाए। अब इस बार एनक्यूएम ने उससे बढ़कर मुतालबा कर दिया है। रात गए मुस्तफा कमाल साहब एनक्यूएम के दीगर रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठे हुए थे और सब उनसे कह रहे थे कि आपकी बात नहीं रखी जाएगी, मगर अब बहुत बड़ा मामला हुआ है और एनक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले, अब आपको एक बात मालूम होगी कि कौमी असेंबली के अंदर भी डिवीजन मौजूद है, यानी कि एनक्यूएम का पार्ट अलग है और पीएसपी वाला पार्ट अलग ही मूव करता है। एनक्यूएम पाकिस्तान वाले तकरीर अलग करते हैं और यहां पर यह तकरीर पीएसपी की जो तकरीर होती है उसका मौजूद इंतहाई मुख्तलिफ होता है। तहलका अंगेज खबर यह है कि एनक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े अहम एमएनए अरशद वोहरा साहब, जो कराची के किसी जमाने में नायब भी रहे, यानी कि नायब मेयर भी रहे, और उसके बाद अब सूरत हाल ये सामने आई है कि अरशद वोहरा साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने बाकायदा कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये बात कही कि यहाँ से अगर सूबे से मामला नहीं चल रहा तो हम ये मुतालबा करते हैं कि कराची को वफाक के अंडर में कर दिया जाए, कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करें। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनक्यूएम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अरशद वोहरा साहब ने तकरीर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसके बाद आग सी भड़क उठी है और ये आग
जगह जगह वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अब इस आग का नतीजा क्या हुआ और मैं आपको अंदर की खबर देने वाला हूं। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद मेरी जादूगरनी ने मुझे क्या खबर दी है। जैसे ही ये तकरीर खत्म होती है और अरशद वोहरा ये मुतालबा करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के चेहरों पर एकदम से रंग उड़ जाता है और वहां पर मौजूद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा है, मैं उस वक्त ये खबर जांचने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये अरशद वोहरा का अपना मुतालबा है, ये अपनी तौर पर उन्होंने बात कही है, या फिर ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा है या पीएसपी का। लेकिन अरशद वोहरा साहब इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का पार्ट है, तो सवाल मेरा वही था और मैं ये जानना चाहता था कि क्या ये तंजीम की पॉलिसी है, यानी कि एमक्यूएम ने बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर इस बात का मुतालबा कर दिया है कि कराची को वफाक के अंडर में किया जाए, तो क्या ये मुतालबा तंजीम की तरफ से है या अरशद वोहरा की तरफ से। लेकिन मुझे फौरी तौर पर वहां पर एक नई बात पता चल गई और जैसे ही मैं खबर की तलाश में था, कौमी असेंबली का सेशन चल रहा था और उसी वक्त मैंने वहां पर फोन मिलाना शुरू कर दिया मेरी जादूगरनी को। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहां पर मौजूद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अरशद वोहरा को शाबाश दी। मैं दंग सा रह गया। मुझे वहां से मेरी जादूगरनी ने बताया कि भाई साहब, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि अरशद वोहरा ने जो तकरीर की है, ये मुझे बात बताइए कि क्या ये एमक्यूएम की पॉलिसी है या अरशद वोहरा ने जज्बात में आकर उसके लफ्ज से निकल गए। तो मुझे वहां पर मौजूद मेरी एक जादूगरनी ने ये बात बताई कि बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उन्हें शाबाश देकर कहा है कि तुमने बहुत जबरदस्त बात की है। तो क्या एमक्यूएम इस पॉलिसी पर जा रही है, मेरा सवाल सुनिएगा, और क्या पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्के भी इस मुतालबे की तायीद करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डेवलप कर इसे 28वीं तरमीम में क्या कराची को वाकई में वफाक के अंडर में करेंगे या 140 करेंगे। मैं आगे चलकर आपको बड़ी खबर देने वाला हूं। अब उसके बाद यह हुआ कि मैंने मालूम करने की कोशिश की कि उसके बाद का मामला क्या है। मैंने उसके बाद यह मालूम करने की कोशिश की कि उसके आगे की खबर क्या है और फिर क्या हुआ। उसके बाद बारी आती है डॉक्टर फारूक सत्तार की और डॉक्टर फारूक सत्तार वहां पर खिताब करते हैं। मैं बड़ी गहरी निगाह से इस बात को देख रहा होता हूं कि क्या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस मुतालबे को दोहराते हैं और क्या वाकई में अब ये एमक्यूएम की पॉलिसी का हिस्सा करार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मैं दंग रह गया और मुझे अंदाजा होने लग गया कि ये मामला जा किस तरफ रहा है। हुआ ये कि फौरी तौर पर उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का खिताब शुरू होता है और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी इससे ही मिली जुली गुफ्तगू करते हैं और वो ये मुतालबे की तरफ बराह रास्त तो नहीं आते, लेकिन बात का मतन यही जाहिर होता है। तो क्या एमक्यूएम, जरा गौर से समझिएगा, क्या एमक्यूएम अब 140 के मुतालबे से आगे बढ़कर बराह रास्त कौमी असेंबली में खिताब करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये किया जाए। तो क्या एमक्यूएम अब इसके अगले मरहले की तरफ चलेगी। और दूसरी बात ये कि क्या एमक्यूएम के ऊपर उन मुक्तदरा हल्कों का या ताकतवर हल्के की तरफ से इस बारे में इशारा वाज़े तौर पर होगा कि हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया है, वो 140 नहीं ला रहा, तो क्या वफाक इसमें बराह रास्त इसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में लेकर आ जाएगा। ये अरशद वोहरा का मुतालबा है या एमक्यूएम का मुतालबा। तो ये बात तो वाज़े समझ में आ गई कि ये एमक्यूएम का मुतालबा है, लेकिन ये लाइन कहां से आई। क्या एमक्यूएम ने खुद ने यह फैसला किया है। दो बड़े सवाल आते हैं। एमक्यूएम ने खुद ने यह फैसला किया है कि वो 140 का मुतालबा करेगी और 140 के मुतालबे के बाद अगर नहीं माना जाता तो वो एक बड़ा मुतालबा करती है कि जनाब अगर आप नहीं मानते तो फिर ऐसा करें कि कराची को फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दीजिए और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेज पर बैठ कर ये कहेगी हाँ 140 तस्लीम हम करते हैं। यानी कि कराची में बल्दियाती लोगों को, बल्दियाती जो निज़ाम है उसको ज्यादा ताकतवर करने के हवाले से ये चीज मान ली जाएगी। ये मैं बड़ा अहम नुक्ता आपको बता रहा हूं। उसके बाद मेरी जादूगरनी मजीद काम पर लगी और मैंने इस जादूगरनी को मजीद दौड़ाया और मैंने कहा ये बात अरशद वोहरा से शुरू होकर खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाबाश से लेकर ये मुस्तफ़ा कमाल की दाद तक जा रही है। आगे की कहानी क्या है, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों का शदीद रद्द अमल आना शुरू हो गया है और ऐसा लगता है कि अब दोनों जमातें आमने सामने आ रही है। 27वीं तरमीम, मैं आगे चलकर मजीद चीजें इसमें बता रहा हूं लेकिन जरा गौर से सुनिएगा। 27वीं तरमीम जब आज
पेश की गई। और मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि 27वीं तरमीम के हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास हो रहा था उसकी, जिसमें फारूक एश नाइक इसकी क़यादत कर रहे थे, उसमें जब एमक्यूएम के वफ्द ने 140 यानी बल्दियाती हुकूमतों के निज़ाम पर जब बात करना शुरू की थी, तो उस वक्त एक फ़ोन कॉल आई थी, और फ़ोन कॉल आने के बाद ये मामला किस तरह चला था ये मुझे मालूम है, और मैंने आपको एक खबर दी थी। फारूक एश नाइक ने इस पर कहा था कि इस पर स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्शन है, लेकिन उसे रिमूव नहीं किया गया। जिस तरीके से आज जो 49 चीजें सेनेट से पास हुई, जब उसके बाद ये कौमी असेंबली में गई, तो आज फिर जो है वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें मजीद शिकों का इंदराज किया गया। तो क्या अगर एमक्यूएम ये प्रेशर डेवलप करती, एमक्यूएम की बात को माना जाता, तो फिर ये बात आगे चल सकती थी। अब उसमें कहानी ने मजीद रुख अख्तियार किया, और मजीद रुख अख्तियार इसलिए किया कि रात गए राना सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल पर बैठ कर ये बात कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि बल्दियाती लोगों को यहाँ पर मजबूत किया जाए, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए। अगर एमक्यूएम ये बात जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझा देती है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को समझने के लिए तैयार है, या एमक्यूएम की तरफ से जो मुतालबा किया गया है वो सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मुतालबा है, या फिर इस मुतालबे के अंदर तमाम लोग शामिल हैं, यानी कि कामरान पेशोरी साहब, भाईजान शामिल हैं, पीएसपी शामिल हैं, और कुछ और लोग शामिल हैं। कुछ और लोग समझ रहे हैं हम मेरी बात? ये बात ध्यान में रखिएगा। अगली खबर, उससे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, और फिर और भी बहुत सारी खबरें दे रहा हूं। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, अहम रखिए। अब ये बात मैंने आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले हमारा जो बड़ा चैनल था यूट्यूब का, कि जिसमें तकरीबन 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, उसे बंद कर दिया गया था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमने इजराइल की जहरियत पर एक वीडियो बनाई थी। अब इत्तलात आई है कि बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि यूट्यूब ने न सिर्फ खामोशी से वो तमाम वीडियोस हटा दी गई हैं कि जिसमें इजराइल की मुखालफत या इजराइल के असल चेहरे को दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक तहलका अंगेज रिसर्च स्टोरी सामने आई है। मैं 2 महीने से इस बारे में चिल्ला रहा था कि भाई मुझ पर अजाब पहले यहाँ के लोगों ने डाला, फिर इंडिया ने डाला, फिर मुझ पर इल्जाम जो है वो इंटरनेशनल ताकतों ने डाला, और मेरे चैनल को बंद कर दिया गया, जिसकी मोनेटाइजेशन बंद हो गई। अब ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन मैं ये खबर आपको नहीं दे रहा, इससे बड़ी खबर एक देने वाला हूं। और बड़ी खबर यह है कि बाकायदा 2 बड़े मामला हुए हैं। इजराइल के अंदर अब तक ये कानून था कि जनाब वहां पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन अब ये बात तय हुई है कि जिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जाएगा, वहां की काबीना ने इब्तदाई तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है कि उन्हें वहां पर फांसी दी जा सकती है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज एक और चीज के साथ लिंक कर रही है, और वो बड़ी चीज क्या है ये बात मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर इस बारे में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है कि गजा के अंदर एक फौज को भेजा जाएगा, और वो गजा के अंदर जो फौज भेजी जाएगी उसके अंदर बाकायदा अमेरिका ने उसकी सदारत, उसकी होल्ड जो है वो अमेरिका करेगा। मगर मेरे भाइयों खबर ये नहीं है। मैंने आपको अपने एक वीलॉग के अंदर बड़े तफसील के साथ बताया था कि 2 चीजों में फर्क होता है। एक होता है अमन कायम करना, और दूसरा होता है अमन बरकरार रखना। अमन कायम करने का मतलब ये होता है कि कहीं पर अमन नहीं है और आपको जाकर हाथ में असला लेकर खड़ा होना है और आपको मारधाड़ करनी है और आपको अमन कायम करना है। दूसरा हमला होता है कि कहीं पर अमन मौजूद है और उस अमन को आप जाकर वहां पर लोगों की मदद करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई ये अमन बरकरार रहे। इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से कानून पास किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ दस्ते भेजने की बात की जा रही है, उसमें ये बात कही जा रही है कि वहां पर अमन कायम करने के लिए, और अगर अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान, इंडोनेशिया या मुस्लिम ममालिक के दस्ता वहां पर जाएगा, तो इससे पाकिस्तान को सियासी तौर पर और तमाम सतह पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, या तमाम मुस्लिम ममालिक को होगा। तो मुस्लिम ममालिक इस बात को बड़ी गहराई से देख रहे हैं और वो इस चीज़ पर कायम नहीं हो पा रहे, और वो पाकिस्तान समेत कई मुल्क इस बारे में अपने शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि हम अमन कायम करने के लिए अपने दस्तों को नहीं भेजेंगे, हम अमन बरकरार रखने के लिए भेजेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से ट्रंप ये बार बार मुतालबा कर रहा है कि जनाब अमन कायम करने के लिए भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लेकिन मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी और तरफ लेकर जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा और समझिएगा। इसी तरह से ये जो मामला तेजी के साथ बढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ, और जो अमेरिका के सदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम साहब की जो तारीफें कर रहे थे, अब जाहिर है वो तारीफें कर सकते हैं। अच्छा, तारीफों से मुझे एक बात याद आई। एक साहब हैं जिनका नाम है जफर अब्बास साहब।
मैं एक बड़ी हैरत में रह गया कि पिछले दिनों जब ये एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफ की खबरें चल रही थी कि जनाब ये एक सर्वे हो रहा है जिसमें कामरान टसूरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। उसमें एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि जेडीसी के पेजेस से जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाए। सही है, उस पर जफ़र अब्बास साहब की एक ऑडियो सामने आई थी। उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो चीज़ें ही नहीं है, मैं किसी के लिए क्या सर्वे में मदद कर सकता हूँ। आपको याद है ना। लेकिन अब जब कसीदा गोई का मामला आए ना तो मैं आपको रुख बताता हूँ। वो शख्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतजामी मामला पर तनकीद करते थे, आपको आजकल जेडीसी साहब जो हैं वो तनकीद करते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि उनके ऑफिशियल पेज का मैं आपको एक लिंक देता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब की सालगिरह थी। अब उस सालगिरह में किस तरीके से कसीदे पढ़े गए, जरा सा आप इन जुमलों को पढ़िए। ये मैं आपके सामने जुमले रख रहा हूँ, जरा इसको जुमलों को पढ़िए। ये ऑफिशियल पेज है, यानी अगर हमारे यहाँ कसीदा गोई का मामला नीचे से शुरू हो तो ऊपर तक कहाँ तक जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये खास उनसर है कि वो अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी हुकूमत के जरिए अच्छों अच्छों को मजबूर कर देती है। अब मैं लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और लोग किस तरीके से कसीदा गोई करते हैं ये आपके सामने मौजूद है। मगर इस कसीदा गोई में एक बड़ा अहम उनसर भी सामने शामिल हो रहा है। और इस जहाँ कसीदा गोई में अब क्या एमक्यूएम जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए जरा एहतियात का मुजाहरा कर रही थी, अब इतने बड़े मुतालबे के बाद क्या वो उसके साथ वही वाले ताल्लुकात कायम रख सकेगी या नहीं रख सकेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और इस ताल्लुकात को रखवाने में जो पाकिस्तान के दीगर हल्के हैं वो किस तरीके का किरदार अदा करेंगे। और अब आइंदा दिनों के अंदर ये मार्का तेजी की तरफ बढ़ने वाला है या फिर ये मार्का यहीं पर रुक जाएगा। ये बात मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं कि इस वक्त मेयर जो है कराची के मुर्तज़ा वहाब साहब, वो इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बड़े करीबी तस्वुर की जाते हैं। और हाल ये कि जो तरामीम हुई है इसमें एक बड़ा अहम किरदार बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी अदा किया है। यही वजह है कि आज जब बिलावल असेंबली में वहां पर तशरीफ लेकर गए तो मुर्तज़ा वहाब उनके साथ साथ वहां पर मौजूद रहे थे, जबकि कराची के मेयर का वहां पर साथ रहने का मकसद वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से दो पैगाम थे। एक पैगाम तो ये था कि ज़ाहिर है इस तरामीम के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुर्तज़ा वहाब को एक अहम टास्क दिया था, और दूसरा ये कि एमक्यूएम के लिए भी एक पैगाम था कि जनाब मुर्तज़ा वहाब मेरे दिल के करीब है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ये पैगाम वाज़े तौर पर पहुंचा है। मजीद इसमें मैं आपको खबरें देने वाला हूं, लेकिन जरा सा इसमें एक आफाक अहमद साहब ने एक बड़ा ही तहलका अंगेज बयान दिया है और उन्होंने बड़ी हलचल मचाई हुई है। उन्होंने एमक्यूएम के दफ्तर के घेराव की बात की है। ये बात कहां पर आकर रुकती है ये मैं आपको तफसील के साथ अगले वीलॉग के अंदर बताने वाला हूं कि इसमें क्या मामला होने वाले हैं और किस तरह से होने वाले हैं। ये बड़ी ही सनसनीखेज खबर मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन ये खबर मैं दूंगा आपको अगले वीलॉग के अंदर जरा तफसील के साथ। इस वीलॉग का वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।